एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का लास्ट चैप्टर। जैसा कि आपको बताया कि हम 11th और 12th क्लास की फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर रहे थे। पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी हम देख चुके थे। पार्ट 2 अभी हम काफी टाइम से कवर कर रहे थे और आज हमारा पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है, जिसे हम हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले। ये चैप्टर थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ रीजनल आर्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, जो गोंड जनजाति है उनके द्वारा जो आर्ट बनाए गए थे, आर्ट फॉर्म्स, वो बताता है। वर्ली पेंटिंग्स के बारे में बताता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, पेंटिंग्स है बेसिकली, जिसको वहाँ के जो ओरिजिनल्स थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। हालांकि बाद में थोड़ा सा इसका बोल सकते हैं कॉमर्शियल फॉर्म भी हमें दिखाई देता है। और आजकल बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, जैसे कुशन्स कवर होता है, कुर्ती हो गए, उन पर भी ये पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लोग जो है अब इसे अपने इकोनॉमी का सोर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो बस हम इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी आपके लिए काम आ सकता है। और बाकी आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो विश्वास दिवस का ऑफर है उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो पहले इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए थे, तो अभी इसको एक्सटेंड करके इसकी डेट जो है वो 15 ऑफ मार्च तक बढ़ा दी गई है। यानी 15 मार्च तक आप इस ऑफर के अंदर में इन किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैचेस दिए, संकल्प 4.0, प्रहार 2.0, ये सारे जो बैच हैं वो आपको आफ्टर डिस्काउंट लगभग 7,000 और 10,000 का पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैच है वो है प्रारंभ 2026। ये स्पेशली ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि आने वाले 1-2 साल नहीं बल्कि 3 साल बाद यूपीएससी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, जैसे ग्रेजुएशन में कोई बच्चे 12th पास आउट है अभी जस्ट, या फिर वर्किंग है और आपको पता है कि आप इतना समय नहीं दे सकते डेली 12-14 घंटा प्रिपरेशन को, तो आप एक धीरे धीरे या स्लो जर्नी अपनी लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो है वो प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 3 साल का कोर्स आपको मिल रहा है 30,000 में। 15 ऑफ मार्च तक ही ये वैलिड है। तो अभी आपका इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, सेशन को। देखो, इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखने का है नहीं, और मैं आपसे ये भी चाहूंगी पर्सनली कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प लीजिए। कई सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जहां पर थोड़ा सा बता रखा है इनके बारे में, इन ट्राइब्स के बारे में बता रखा है, और या फिर इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई हुई है, तो उसको देखेंगे आप और समझ पाएंगे। आप इन लोगों को देखेंगे तो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी इस पर काम करिएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। केवल किताब पढ़ोगे तो इतना मज़ा आपको नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाएगा केवल बुक पढ़ने पे। भारत की जीवंत कला परंपराएं जो हमें आज दिखाई देती हैं, उनके बारे में यहाँ पर राइटर बात करने वाला है। क्या बोल रहा है? भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएं हैं जो गांव, शहर, रेगिस्तान, पहाड़ तक फैली हैं। ये कलाएं आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जा रही हैं। अब तक हमने कला का अध्ययन समय के सापेक्ष किया है, जो भी अभी तक आप पढ़ते आए हैं मौर्यन आर्ट के बारे में, या फिर पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, या गुप्तास के टाइम पीरियड, पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे हम, अर्ली मिडेवल फेज में हम मुगल आर्ट की बात करते हैं, या रीजनल जो काफ़ी सारे रूलर्स थे उनके समय में किस तरह के आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुए थे। तो बोल रहा है कि हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड और जो रूलर्स थे उनसे अटैच करते हुए आर्ट फॉर्म्स को स्टडी किया था, जो हमें अब नहीं दिखाई देगा। उन कला अवधि का नामकरण किसी खान या राजवंशों के नाम पर किया जा रहा था। मौर्यन आर्ट, मुगल आर्ट, इस तरह से बोला जाता था, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर कई वर्षों तक शासन किया था। परंतु आम लोगों का क्या, क्या वे रचनात्मक नहीं थे? तो अभी तक जो आप आर्ट फॉर्म्स पढ़कर आ रहे थे, बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी से कनेक्ट कर रही थी। मुगल लघु चित्रकारी के बारे में आपने बात किया है ना, तो बोल रहे हैं कि ये तो वो कला हो गई जिनको बड़े राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, या राजमहलों में ऐसे कलाकारों को पर्टिकुलर संरक्षण देकर राजा उनकी कला को प्रमोट कर रहे थे। तो ये तो अपर लेवल पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या हमें कुछ नहीं दिखाई देता है? क्या लोग रचनात्मक नहीं थे? आप जैसे, हम जैसे लोग, क्या हम खुद कोई कला नहीं बनाते थे, या हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं थी? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रीजनल आर्ट फॉर्म्स भी हमें कुछ दिखाई देते हैं जिनको इन बड़े राजाओं के द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कई सारे, या फिर इंडिपेंडेंस के पहले भी हमें कई सारे ऐसे रीजनल आर्ट्स जो हैं वो उभरते हुए दिखाई दिए, जो आज ना केवल देश के स्तर पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, और लोग बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसी कलाओं के बारे में यहाँ पर ये जिक्र करता है। ठीक है,
भारत में हमेशा स्वदेशी ज्ञान का भंडार रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा है। तो जो भी कला है बेसिकली हर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी इस तरह आगे कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई देता है। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। असंख्य विद्वानों ने इस कला रूप को लघु कला, उपयोगिता कला, लोक कला, जनजातीय कला, जनसाधारण इन सब के नाम से जाना है। ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र और सिंधु काल के मिट्टी के बर्तन या फिर अन्य कलाकृति जैसे हाथी के दांत की कलाकृति इनके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रारंभिक इतिहास और उसके बाद के समय के दौरान हमें हर जगह कलाकारों के समुदाय के संदर्भ में कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो बस राइटर इसी के साथ शुरुआत करता है कि बहुत सारे रीजनल आर्ट फॉर्म्स भी होते थे जिनको किसी राजा महाराजा के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इसने पहले स्टोन एज का जिक्र करा कि पाषाण काल की अपनी एक कला थी। आपने देखा था कि मध्य पाषाण काल में जो गुजरात है वहां पर एक लोकेशन है भीमबेटका। भीमबेटका की केव्स में किस तरह के भित्ति चित्र बनाए जा रहे थे, तो वो लोकल लोगों की ही क्रिएटिविटी थी, उनकी ही रचनात्मकता थी। वहां पर तो कोई ऐसा राजा का संरक्षण नहीं था। समझ में आ रहा है। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि आम लोग किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं, धातु की मूर्तियां बना रहे हैं या बर्तन बना रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई राजतंत्र नहीं था, हालांकि वहां पर प्रशासनिक ढांचा जरूर उपलब्ध था। यानी कुछ ऐसे बड़े वर्ग के लोग, चाहे वो पुरोहित हो या व्यापारी हो, उन लोगों के ग्रुप्स मिलकर कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन राजतंत्र नहीं था। राजा के द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा था। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि वो लोग भी उनकी भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। उसके बाद तो राजाओं के संरक्षण में कला हमें पलती हुई दिखाई दी, हमने जिनकी बात अभी तक चैप्टर्स में की है। अब ये वापस से मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करेगा कि यहाँ पर हमें उसी तरह की कुछ लोकल आर्ट्स आज इंडिया में या फिर ग्लोबल लेवल पे डेवलप होते हुए दिखाई देती है। ठीक है? तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करता है। सबसे पहले बात करता है ये किसकी, चित्रकारी परंपरा में किसकी, मिथिला आर्ट की बात करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप बीपीएससी वगैरह का एग्जाम भी देते हैं वहां पर भी ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के नाम पर उसको बोल रहा है। मिथिला बेसिकली एक छोटा सा राज्य जहां पर हमें दिखाई देता है कि राजा जनक रूल करते थे, जिनकी पुत्री थी सीता। ठीक है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलता है कि मिथिला जो हमें बिहार में दिखाई देता है, पर्टिकुलर अगर हम मधुबनी आर्ट की बात करें तो ये जो मिथिला रीजन की जिसकी बात कर रहा है वहां पर ये फल फूल रही है। स्पेसिफिक अगर हम लोकेशन बात करें तो जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है और नेपाल का कुछ क्षेत्र ये मिला दे तो वहां पर हमें ये पेंटिंग डेवलप होते हुए दिखाई देती है। मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र में भी तरह की एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसको हम वर्ली पेंटिंग कहते हैं। ये भी वहाँ के ट्राइब्स के द्वारा ही इसका ओरिजिन हुआ था, वर्ली पेंटिंग। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिथोरो पेंटिंग, राजस्थान में पाबूजी की फड़ पेंटिंग, नाथ द्वारा की पिछवाई, मध्य प्रदेश की गोंड और सांवरा पेंटिंग, उड़ीसा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला के कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजनल लेवल पर ऐसे चित्रों की बात कर रहा है, ऐसी पेंटिंग्स की बात कर रहा है जो आज हमें वापस से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मिथिला कला के बारे में जिक्र करता है। मिथिला आर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दूं। कहा जाता है ऐसा कि राजा जनक की जब पुत्री सीता का विवाह होना था तो वहां से इस पेंटिंग का ओरिजिन हुआ था, जब राजा जनक ने ऐसा बोला था अपने क्षेत्र की महिलाओं को कि आप सभी हमारे इस मिथिला राज्य को इस तरह से सजाइए कि क्या अयोध्या से आने वाले जो जो भी लोग हैं उनको हमारी संस्कृति की झलक हो। तो उस क्रम में महिलाओं ने अपने अपने घरों की दीवारों पर ये पेंटिंग को किया था और वहीं से ये पेंटिंग जो है वो उस क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा बन गई। ठीक है। तो मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है। इसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है, उस क्षेत्र के नाम पर इसको मिथिला कहा जाता है। और मिथिला क्यों क्षेत्र पड़ा था, मिथिला उस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा था, तो उसके लिए कहा जाता है कि जनक की जो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ गया था। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और जिला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस वजह से इसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, मिथिला चित्रकला मधुबनी चित्रकला एक ही है। मिथिला नाम क्यों पड़ा वो मैंने बताया। ओरिजिनली इसका क्या नाम था, विदेह नाम हुआ करता था इस क्षेत्र का। ठीक है।
व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है। यह माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं औपचारिक अवसरों पर, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर, अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती है। मतलब ये ओकेजनली किया जाता है। और जैसा कि मैंने बोला, इसका ओरिजिन ही कहाँ से हुआ था? सीता माता के विवाह से। ओके, तो सीता जी के विवाह से इसका ओरिजिन हो, तो ज्यादातर जो इसका प्रयोग है वो इसी तरह के अच्छे अवसरों पर इसका निर्माण किया जाता है। इस पेंटिंग को उकेरा जाता है शादी, विवाह, समारोह। और जनरली इस पेंटिंग को कहाँ किया जाता है? देखो, प्रेजेंट डे मैं बात करूंगी तो आज तो आपको हर जगह ये पेंटिंग दिखाई देगी। जैसे मैंने बोला, कहीं बेडशीट पे, कुशन कवर पे, लोगों के कपड़ों पर ये पेंटिंग दिखाई देती है। बहुत सारे और चीज़ों पर इसे उकेरा जा रहा है, हैंडबैग्स हो गए। लेकिन उस समय, क्योंकि आज तो इसका कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है ना, व्यावसायिकरण में इसको कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो जो लोग हैं, जो उस आर्ट फॉर्म को बचा रहे हैं, उनके इकोनॉमी का एक ये सोर्स बन सके। ओके, तो आपने इसको इस चीज़ से कनेक्ट कर दिया। लेकिन ओरिजिनली जब इसका ओरिजिन हुआ था, तो ये पेंटिंग कहाँ की जाती थी? ये पेंटिंग की जाती थी घरों की, वो जो मिट्टी की दीवार हुआ करती थी, कई सारे गाँव में आज आपको दिखाई देगी, उन दीवारों पर इन पेंटिंग्स को उकेरा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसे कहाँ करते थे? महिलाओं के द्वारा। बेसिकली ये जो मिथिला आर्ट है, इसमें जो विमेन्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महिलाओं के द्वारा इस कला को उकेरा जाता है, महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? और कहाँ उकेरती है? मिट्टी के घरों की दीवारों पर इन आकृतियों का अलंकरण करती है। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम के विवाह से मानते हैं। मैं आपको ये आर्ट फॉर्म दिखाना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर कभी आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ कहीं पर इसका एग्ज़िबिशन वगैरह लगे तो आप देखिएगा। बेसिकली अगर हम इस आर्ट फॉर्म की बात करें, देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना, ABCD है। ABCD को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। ए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसमें भी कर्व शेप बना सकते हैं, है ना? तो वैसे ही मिथिला आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जिसके बहुत सारे हमें स्टाइल दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली एक मैं थोड़ा-सा आपको हिंट देना चाहूँगी, मिथिला आर्ट में क्या दिखाई देता है, जो भी आप ड्रॉ करते हैं ना, हर एक लाइन के बगल में एक दूसरी लाइन ज़रूर ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ की गई तो उसके बगल में ज़रूर दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है। चटक रंगों का प्रयोग करते हैं, नारंगी, लाल, हरा, काला, इस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? इनकी बेसिकली थीम क्या होती है? पे इनका जनरली आप 3 टाइप के थीम्स देखते हैं मिथिला आर्ट के। एक आपका थीम होता है भगवान से रिलेटेड, है ना? जो भी पौराणिक कथाएँ हैं, रामायण, भागवत पुराण, उस तरह की कथाओं को उकेरा जाता है इस आर्ट फॉर्म में। दूसरा सोशल फैक्टर भी अ, कई जगह पर जो आपका बेसिकली जो थोड़ा-सा जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसको, प्रणय संबंधित, प्रेम संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पर उकेरा गया है, ठीक है? तो एक तो आपका ईश्वर से संबंधित चित्रकला यहाँ पर दिखाई देती है, सामाजिक चित्रकला के फॉर्म में दिखाई देती है, और तीसरा थोड़ा-सा नेचर को भी डिफाइन किया गया है। इस चित्रकला में कुछ ऐसे भी थीम्स हमें दिखाई देती है जिसमें नेचर को बहुत पास से महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो इस आर्ट फॉर्म को देखिए, इसमें तो ये जो ये वाला दिखा रखा है स्टाइल, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया है। इस मिथिला आर्ट फॉर्म में भी बहुत सारे अलग-अलग स्टाइल्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं में बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा कलर्स हाइलाइटेड है, ठीक है? फिर आगे क्या बोलता है राइटर, थोड़ा-सा हम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मीनिंग समझो, इसमें कुछ ऐसा लिखवाने जैसा नहीं है जो मैं आपको लिखवाऊँ। बस थोड़ा-सा समझने वाली ही चीज़ है, ठीक है? चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के 3 हिस्सों में चित्रित किया जाता है। ओरिजिनली जब ये बना था, तो बेसिकली इसको घर के 3 पार्ट्स में उकेरा जाता था। एक तो घर का जो मिडल वाला पार्ट है, अब डिपेंड करता है उस समय ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के घर किस प्रकार के। कई लोगों का घर का मिडल वाला पार्ट को उसको आँगन बनाते थे, और कई लोग जो एंट्रेंस के बाद ही अपना आंगन बना देते थे। तो जनरली इसे 3 क्षेत्रों में उकेरा जाता है। एक, घर का केंद्रीय भाग या बाहरी आंगन, जहाँ पर भी आपका ये खुला हिस्सा होता है, वहाँ पर उकेरा जाता है। दूसरा, घर का पूर्वी भाग, जो कुल देवी का निवास स्थान माना जाता था, वहाँ पर इसे उकेरा जाता था। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, घर का दक्षिणी हिस्सा जो होगा, वहाँ पर इसे उकेरा जाता था, ठीक है? तो 3 हिस्से, एक तो आँगन वाला हिस्सा, दूसरा पूर्वी हिस्सा और तीसरा दक्षिणी हिस्सा। ये ओरिजिन की बात कर रहा है, जब इसका ओरिजिन हुआ था, तो लोग इस जगह पर इसे उकेरा करते थे, ठीक है? अब बोल रहा है कि जनरली हम क्या देखते थे
कि इनमें क्या चीजें दर्शाई जाती थी। ओके, ठीक है। पशु या महिलाओं के काम करते हुए छवि को, जैसे कि पानी के बर्तन ले जाती हुई महिला, सूप से अनाज साफ करती हुई महिलाएं, इस तरह की आकृति जो डेली टू डेली लाइफ से रिलेटेड थी, उसको केंद्रीय भाग या फिर जो आंगन वाला हिस्सा था, वहां पर जब ये चित्रकला बनाई जाती थी तो उसमें दैनिक जीवन को दिखाया जाता था, जो भी डे टू डे महिलाएं किया करती थी, ठीक है। भीतर के बरामदे, जो देव स्थान वाला हिस्सा होता था, पूर्वी हिस्सा, वहां पर जनरली जब ये आर्ट ड्रॉ किया जाता था तो किसी देवता की आकृति को उकेरा जाता था या कुल देवता का चित्रण किया जाता था। और अब यहाँ पर बता रहा है आपको कि प्रेजेंट डे क्या हो गया है कि इसकी चित्रकारी इन क्षेत्रों से निकलकर, जो पहले आप देख रहे हैं ना कि आंगन में ड्रॉ कर रहे हैं या कुल देवता वाले जगह पर घर के पूर्वी हिस्से में या घर के दक्षिणी हिस्से में ड्रॉ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये उस समय था। आज आप देख रहे हैं कि ये घर के इन हिस्सों से निकल के कहाँ पहुंच चुका है, वाणिज्यिक उद्देश्य की वजह से कपड़े पे, कागज पे, बर्तन पे, इन सारी जगह पर ये आर्ट दिखाई देता है। और लोग जो इन कलाओं को पसंद करते हैं वो ऐसी कला जहां उकेरी जाती है उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ओके, सबसे असाधारण और रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे कोहबर या भीतरी कमरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोहबर या फिर भीतरी कमरा, जिसका भी हमने जिक्र किया है, बोल रहे हैं कि इससे उस कोहबर कमरे की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताया गया। और जो भी लोग ईस्ट होंगे उनको थोड़ा-सा पता होगा। तो जैसे मैंने अभी बोला ना कि मिथिला चित्रकला के अलग-अलग स्टाइल्स हैं। तो उसमें से एक स्टाइल कोहबर भी है। कोहबर बेसिकली को दर्शाता है, ये दिखाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पूर्वांचल के लोग होंगे उनको पता होगा, शादी के बाद, शादी होने के तुरंत बाद, जब शादी मतलब सिंदूर वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको पर्टिकुलर कोहबर वाला एक कोई रिचुअल होता है वो फॉलो करना होता है। तो बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाता है। तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ये जो सजावट का काम है वो कहाँ, उस कोहबर वाले कमरे में किया जाता है, जहाँ शादी के बाद एक छोटे से रिचुअल के लिए हस्बैंड वाइफ को ले जाया जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनके विषय क्या हुआ करते, तो देवी-देवताओं का चित्र भी उकेरा करते थे, ठीक है? जैसे भागवत पुराण, रामायण, शिव-पार्वती की कहानी, काली माँ, दुर्गा जी, राधा-कृष्ण की रास लीला के प्रसंग, ये सब इसमें चित्रित किया जाते थे। मिथिला मिथिला के कलाकारों को रिक्त स्थान पसंद नहीं थे। वे समस्त स्थानों को, जो भी जगह बचती थी, पूरा का पूरा भर देते थे। किससे? नेचर से भर देते, जैसे पक्षी, फूल, जानवर, मछली, सांप, सूर्य, चंद्रमा, इस तरह के तत्वों को वहाँ पर भर देते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे यह प्रेम, जुनून, उर्वरता, अनंतकाल, कल्याण और समृद्धि का प्रतीक के रूप में ये नेचर को वहां पर डिफाइन करते थे। महिलाएं इसकी चित्रकारी करती कैसी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मिथिला आर्ट है ना, ये माचिस की तिल्लियों से किया जाता है। जैसे माचिस की तिल्ली है, में कॉटन या कपड़ा लगा के और उसको फिर कलर में डुबो डुबो के वहां से कलर किया जाता था। या जो बांस की डंडियां होती थी पतली पतली नुकीली, उससे निकालकर उससे इसका निर्माण किया जाता था या फिर क्रिएट किया जाता था। तो बोल रहा है कि महिलाएं बांस की टहनियों में कपास, चावल का भूसा या रेशे को लगाकर चित्रण किया करती थी। बांस की टहनी में कुछ भी कॉटन लगाएंगे, कोई रेशा लगा के, क्योंकि ड्रॉ कैसे करोगे, तो उसका प्रयोग करती थी। पूर्व काल में वे खनिज, पत्थर, जैविक सामग्री जैसे फालसा और कुसुम के फूल, बिल्व के पत्ते, काजल, हल्दी आदि रंग, मतलब ये जो कलर्स का यूज़ करती थी बहुत नेचुरल टाइप के कलर्स थे। जैसे रेड कलर कहाँ से निकालती थी? कुसुम के फूलों से निकालती थी, ठीक है? नीला कलर इंडिगो, जो नील होता है उससे निकालती थी। और काला कलर काजल से, पीला कलर हल्दी से। तो इस तरह से नेचुरल कलर्स का इनके द्वारा यूज़ किया जाता था। ये पढ़ा हमने मिथिला आर्ट फॉर्म के बारे में। थोड़ा बहुत प्लीज़ मैं आपको वापस बोलूँगी कि थोड़ा देखिएगा। कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह मिल जाए तो उससे आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे जब वो लोग खुद अपने आर्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला किस पर आधारित है? तो महाराष्ट्र में हमें दिखाई देता है। महाराष्ट्र जो है का वेस्टर्न पार्ट, सह्याद्री वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, वहाँ पर हमें वर्ली चित्रकला दिखाई देती है। वर्ली समुदाय बेसिकली ट्राइबल्स है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास सह्याद्री वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र थाने जिले में है। विवाहित महिलाएं चौक नामक चित्रांकन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये जो वर्ली आर्ट के बारे में आपको बता रहा है, बेसिकली
इसमें क्या होता है, गाय के गोबर को पानी में मिलाकर एक पूरा घोल तैयार किया जाता है। फिर उस घोल को कपड़े से छान देते हैं, फिर जो लिक्विड निकल कर आता है उस लिक्विड से वॉल पे या फ्लोर पे जहाँ बनाया जाता था उसको पूरा लेप लेप दिया जाता था। ओके। और उसके बाद से चावल को भिगाया जाता था। चावल को भिगा के और फिर छान कर वो जो भीगा चावल होता था उसको पीस कर सुखाया जाता था। फिर उसके पाउडर को वापस छाना जाता था और वो जो पाउडर निकलता था ना लास्ट में बहुत फाइन टाइप का, उसमें पानी मिलाकर उसको उस पर उकेरा जाता था, यानी उस व्हाइट कलर का यूज किया जाता था उस ब्राउन बेस पर चित्र को उकेरने के लिए। और ऐसी परंपरा थी, वो जो व्हाइट चावल से वो जो तैयार किया जा रहा था कलर, वो कौन करता था? सुहागन महिलाएं। सुहागन महिलाएं उस चावल को कूटती थी, पीसती थी, पूरा प्रोसेस करती थी। तो ये कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, ये जो रिचुअल हमें दिखाई देता है या ये जो कल्चर दिखाई देता है वर्ली समुदाय में। तो बोल रहे कि विवाहित महिलाएं चौक नामक चित्रांकन में केंद्रीय भूमिका निभाती थी, जहां विशेष अवसरों पर वह चौक बनाती थी। पहले तो ये था कि विशेष अवसरों पर ही बनाया जाता था। आजकल ये आर्ट फॉर्म इतना प्रमोट हो गया है कि कल सॉरी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका चित्रण किया जाता है। ठीक है। यह शादी, प्रजनन, फसल, बुआई, कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। जैसे कई लोग देखा है ना आपने आजकल दिवाली पे रंगोली बनाते हैं। ठीक है। तो किसी किसी या फिर आप देखो लाइट्स वगैरह कब लगती है घर में, जो आजकल लाइट्स यूज होती हैं, वो किसी का शादी हो तो घर को लाइट से सजा दोगे आप लोग, है ना, बच्चा पैदा होने वाला है, वेलकम होना है बच्चे का, तो घर को आप लाइट से सजा दोगे। तो इस तरह के जो भी इनके लिए भी जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे उस पर ये लोग इस आर्ट फॉर्म को उकेरा करते थे। ठीक है। चौक देवी माँ पालघट की आकृति पर आधारित होती थी, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता था, जो मकई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती थी। तो बोल रहे हैं कि चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होता था। ये जो चौक बनाया जाता था बेसिकली वो एक तरह से ईश्वर को ही दर्शा रहा है। ठीक है। अब इस आर्ट फॉर्म का ये देख लो आप, बहुत खूबसूरत है। मतलब आजकल तो ये कपड़ों में भी उकेरा जाने लगा है। आप देख सकते हो इतने फाइन तरीके से इसको किया गया ना, इस पे वही ब्राउन बेस होता है और ये पूरे चावल के उसका यूज करके इस आकृति को उकेरा जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो वर्ली लोग हैं ना, ये किसी देवी देवता के चित्र को नहीं उकेरते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ना ही ये किसी बोल सकते हैं कि नेचर को भी इतना नहीं दर्शा रहे हैं। वर्ली जो जनजाति है बेसिकली वो अपने दैनिक कर्मों को दर्शाती थी, वो अपने जनजाति को दर्शाना चाहती थी, क्योंकि वर्ली जो है इनके पास में अपना कुछ ऐसा बुक वगैरह नहीं था, तो ये चाहते थे कि हमारे बारे में चीजों को हम कैसे आगे प्रिजर्व करें। तो अपनी चित्रकारी के माध्यम से अपने दैनिक नित्य कर्म जो भी इनकी व्यवस्था होती थी उन सबको ये दर्शाया करते थे इसी वर्ली चित्र के माध्यम से। तो कभी आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको जो भी चीज दिखाई देगी ना, वो दैनिक गतिविधि दिखाई देगी। यहाँ झाड़ू इकट्ठा कर झाड़ू मार रहे हैं, यहाँ पर कोई और कुछ और काम कर रहा है, यहाँ पे बुआई हो रही है, यहाँ पर हल चल रहा है। तो बेसिकली ये अपने डेली टू डेली जो लाइफस्टाइल था उसको शो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत आर्ट फॉर्म है ये। कंसारी देवी को एक छोटे से वर्ग के फ्रेम में लगाया जाता है, जिसे बाहरी किनारों को नुकीले कड़े शेवरॉन से सजाया जाता है। ये उस आर्ट फॉर्म के बारे में बता रखा है, डिफाइन कर रहा है उसको, किस तरह से उसके चारों ओर सजाया जाता है, जो ये अब एक देवी का प्रतीक बनाया जा रहा है, लेकिन कोई उनका पिक्चर नहीं बन रहा है। ठीक है। आगे बताता है राइटर, वर्ली चित्रकार अपने आसपास रोजमर्रा के क्रियाकलाप, मुंबई जीवन, चलती बसें, मछली पकड़ना, खेती, पौराणिक कथाओं के किरदार, नृत्य आदि का चित्रण किया करते थे। तो जो बेसिकली इनका कोर होता था वो वही होता था, अपने बारे में ही ज्यादा ये बताया करते थे। ठीक है। इन चित्रों को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घरों के पूरे दीवारों पर चित्रित किया जाता था। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी उसी प्रकार से वही बांस की पतली पतली डंडियों का प्रयोग किया जाता था। चित्र को उकेरने में बहुत ही फाइन आर्ट है, मतलब बहुत ही महीन तरीके से इसको उकेरा जाता है, जैसा भी आपने देखा। नेक्स्ट है गोंड चित्रकला। ये गोंड ट्राइब जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है, उसके द्वारा ये चित्रकला हमें दिखाई देती है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मेरे को लगा कराना जरूर है इसे। गोंड ट्राइब के बारे में हम बताएं या इस चित्रकला के बारे में बताएं तो ये हमें बेसिकली कहाँ दिखाई देता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का हिस्सा हो गया। इन हिस्से में हमें इस चित्रकला की व्यवस्था दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के गोंड की लोक कला मध्य भारत की विख्यात चित्रकला है। वे प्रकृति की पूजा करते थे। मंडला के गोंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवर, मनुष्य, वनस्पतियों के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ठीक है। तो ये जो गोंड ट्राइब से इनके द्वारा जो चित्रकारी दिखाई गई है, इनके बारे में बता रहा है कि बेसिकली ये गोंड जो थे
वो प्रकृति से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो इनके आर्ट में आपको नेचर काफ़ी दिखाई देगा और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इनके द्वारा जो कला की जाती थी ना, वो डॉट्स के फॉर्म में किया जाता था। जैसे अगर ये कोई चित्रकारी कर रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो बेसिकली ये चित्र जो है वो डॉट के फॉर्म में ही बनाते थे। पूरा डॉट, 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 कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बल्कि डॉट, डॉट, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसमें छोटे-छोटे डॉट्स, पता नहीं आपको कितना क्लियर दिख रहा है व्हाइट कलर के। तो ये डॉट्स के फॉर्म में ही पहले पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेते थे। उसके बाद जाके उसमें बाकी चीज़ें की जाती थी, ठीक है? अब इनके बारे में बता रहा है कि ये नेचर से बहुत कनेक्टेड थे, तो इनके द्वारा ज़्यादातर नेचर को ही दर्शाया जा रहा है। स्पेशली ये पेड़ का जो जीवन है, पेड़ पर जो जीवन है उसको दर्शाया करते थे, है ना? वृक्षों पर जो जीवन है, इनका मानना था कि वृक्ष एक ऐसा नेचर का व्यवस्था है, जिससे कई सारे जीवन पल रहे होते थे और ये उसको अपने आर्ट में दिखाते थे। जानवरों के बहुत सारे फेमस चित्र थे, जैसे मोर के चित्र ये बनाया करते हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारे जो चित्र हैं वो महत्वपूर्ण रूप से इनके द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो अभी आप देखेंगे भी, ठीक है? मंडला के गोंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवर, मनुष्य और वनस्पति के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ज्यामिति आकार के धार्मिक चित्रों को झोपड़ी की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। अब ये चित्र कहाँ उकेरा करते थे? जैसे आपने देखा कि मिथिला चित्र कहाँ उकेरा जाता था? 3 हिस्से घर के वहाँ दिखाई देता था ओरिजिनली, है ना? वर्ली के चित्र हम ज़्यादातर कहाँ देख रहे हैं? तो आपने देखा कि किस तरह से दीवारों पर या फ्लोर्स पर उसको उकेरा जा रहा था। अब गोंड चित्रकला जनरली ये जो गोंड लोग थे, ये अपनी झोपड़ी की दीवारों पर इस चित्रकला को उकेरा करते थे, ठीक है? अ, ओके, इन चित्रों में ज़्यादातर ये एक तो नेचर को तो दर्शा रहे हैं, इसके अलावा इनके द्वारा ज्यामिति आकृति को भी दर्शाया गया है। जैसे अगर आप इनके चित्रों को देखोगे ना, तो इसमें सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इन सबको, और ये इसको नेचर से कनेक्ट करते थे। सर्कल का कांसेप्ट कहाँ से आया? तो ये सर्कल से नेचर को कैसे दर्शा रहे हैं? जैसे सन मून है ना? सूर्य, चंद्रमा सब क्या है? गोलाकार है। तो ये उस ज्यामिति आकृति को बेसिकली नेचर से कनेक्ट करते हैं। ट्रायंगुलर जो शेप है वो उससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जितने भी हिल्स होते हैं, पर्वत, पहाड़ क्या होते हैं? ट्रायंगुलर शेप होता है। इवन ट्री जो होता है, वृक्ष, वो भी कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप। तो नेचर को ही दर्शाते हैं। नेचर को डायरेक्ट नेचर के फॉर्म में भी और ज्यामिति रूप में भी इनके द्वारा दर्शाया जा रहा है, ठीक है? इन चित्रों में कृष्ण को गाय और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है, जिनमें गोपियों के सिर पर घड़ा होता है, जिसे बालक और बालिकाएं कृष्ण को भेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये देखो, नेचर को, मतलब जैसे मोर की आकृति, ये मोर की आकृति, मोर की आकृति दर्शाई गई। ये वृक्ष पर कैसे जीवन है, तो ये जो ताज सा बना रखा है, एक्चुअली ये पेड़ है और पेड़ पर किस तरह से पूरा जीवन चलता है, उस जीवन चक्र को इनके द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा कुछ दैवीय तत्व भी दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका क्या होता है, नेचर से संबंधित दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पिठोरो चित्रकला। पिठोरो चित्रकला के बारे में राइटर बोलता है, ओके, तो नेक्स्ट है पिठोरो चित्रकला। ओके, पिठोरो चित्रकला के बारे में सॉरी गुजरात में पंचमहल क्षेत्र में राठवा भीलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झाबुआ में चित्रित इन चित्रों को घरों की दीवारों पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। तो ये जो पिठोरो चित्रकला है, ये हमें कहाँ पर दिखाई देती है? गुजरात में दिखाई देती है, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से में। ये भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का जिक्र हमने पहले भी किया है ना? एंशियंट टाइम पीरियड में, मिडेवल टाइम पीरियड में देख चुके जनरली, जो कि दीवारों पर उकेरी जाती है, घर के, मंदिरों पर। तो ये भित्ति चित्र है, यानी दीवारों पर ही उकेरा जाएगा, जहाँ पंक्तियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दर्शाया गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ना पिठोरो चित्रकला, बेसिकली दीवारों पर उकेरा जाता है, जहाँ लाइन से कई सारे भगवानों को एक पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देता है घोड़ों पे, और नीचे आम जन समुदाय अपनी कोई भी रस्मों रिवाज को करते हुए दिखाई देते हैं। उनके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है, ठीक है? जहाँ पंक्तियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पे सवार दर्शाया गया है। घोड़ा सवार देवताओं की पंक्तियां राठ वाव के ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे ऊपर घुड़सवार देवताओं का खंड है। स्वर्गीय निकायों, पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व, बेसिकली जो जो घोड़े पे सवार देवता है, वो इहलोक नहीं, वो परलोक को दर्शा रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलता है। एक अलंकृत लहराती रेखा इस खंड को निचले खंड से अलग करती है, जहाँ पिठोरों की शादी की बारात, जिसमें गौड़ देवता, राजा, देवी, किसान, घरेलू जानवर, ये सब दिखाई देते हैं। ये देखो, ये है ये चित्रकला जिसकी बात यहाँ पर की जा रही, पिठोरो। तो
ये पूरी की पूरी जो पंक्ति है ये देवताओं की पंक्ति है, और ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है यहाँ पर गॉड देवता, आम जो मनुष्य हो गए, राजा रानी हो गए, उनको दर्शाया गया है। इस तरह की चित्रकला हमें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से, ये वही है। अब देखिए, ये इंडिविजुअल एक को दर्शाया गया है कि किस तरह से बारात निकल रही है, ये शहनाई बजा रहे हैं और सब लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पट चित्रकला। पट चित्रकला के बारे में राइटर क्या बताता है, ये छोटे छोटे आर्ट फॉर्म से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। चित्रकला का एक और रूप पटचित्र है, जिसे कपड़े, ताड़ के पत्ते या फिर कागज पर चित्रित किया जाता है, ये है पट चित्रकला। पट चित्रकला कहाँ दर्शाया जाएगा, तो बोल रहा है कि ये कपड़ों पर दर्शाया जाता है। ठीक है, ताड़ के पत्ते या कागज पर दर्शाते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्से, विशेष रूप से जो कि गुजरात का पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान, पूर्वी उड़ीसा, बंगाल में प्रचलित, यानी कि पूर्वी भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ये विशेष दिखाई देता है। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल उड़ीसा वाला रीजन हो गया, पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात राजस्थान में पट चित्रकला दिखाई देती है। पट मतलब जनरली कपड़े पर, कागजों पर इसे उकेरा जाता है। बंगाल में पट में कपड़े पर चित्रकारी होती है, जो पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करते हैं। यानी वो जो कपड़े हैं, कपड़े पे चित्रकारी के द्वारा एक पूरी स्टोरी को बोला जाता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ये काफी पुरानी है, प्राचीन व्यवस्था है। यह सबसे अधिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है, मतलब पट पर एक चित्र को उकेर कर फिर उसको सुनाने की, ये बहुत ही पारंपरिक व्यवस्था है कहानी सुनाने की। ठीक है, अब बोल रहा है कि ओके, लंबवत चित्रित पट पटुआ कलाकार द्वारा पट चित्रकला में इस्तेमाल किया जाता है। पटुआ, जिसे चित्रकार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बीरभूम, बंकुरा क्षेत्रों के आसपास, बिहार, बंगाल, झारखंड के हिस्सों में बसे समुदाय जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, पटुआ कहा जाता है, जो कि इस चित्रकला को उकेरते हैं। वो गांव में घूमते हैं और गांव गांव में घूम के इन चित्रों को प्रदर्शित करते हैं और चित्रित किए गए आख्यानों को मुंह से गाकर सुनाते हैं। प्रदर्शन गांव के साझा स्थानों पर होते हैं। पटुआ हर बार 3 से 4 कहानियां सुनाता है। तो बेसिकली ये बहुत पारंपरिक व्यवस्था है। अभी कितना बचा है वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन बोल रहा है कि ये कितनी ज्यादा प्राचीन पारंपरिक व्यवस्था है, जहां पर जो पटुआ है वो इन चित्रों के माध्यम से स्टोरी को गा गा कर सुनाते थे और 3 से 4 कहानियां इनके द्वारा सुनाई जाती थी। पूरी पट या चित्रकला मंदिरों का शहर पुरी, पुरी के बारे में बता रहा है, पुरी उड़ीसा में है। बोल रहा है कि वहां पर भी हम ये देखते हैं, उड़ीसा के पुरी में भी इस तरह की चित्रकला, जिसको पट चित्रकला कह रहे हैं। इसमें शुरुआत में मुख्यतः पट पर चित्रण किया जाता था, लेकिन अब कागज पर भी चित्रण किया जाता है। वहां पर जो है कागज की तरफ मूव कर गया है, कपड़े यानी पट से किधर चला गया, कागज की तरफ चला गया है। विभिन्न विषयों का चित्र किया जाता है। पौराणिक कथा, जैसे पुरी है बहुत फेमस है, जगन्नाथ टेम्पल हमें दिखाई देता है, तो जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, इनका जो दैनिक और विशेष अवसरों की वेशभूषा पहने हुए उनको दर्शाया गया है, उनका श्रृंगार करते हुए दर्शाया गया है, उनके जीवन का जो रस है उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है, ये देखो, ये है पटचित्र कला। ओके, किस जगह पर फेमस है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी से। इसमें गणेश की भी बहुत ज्यादा आकृति दर्शाई जाती है। पटचित्रों को सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टी या फिर टुकड़ों पर उकेरा जाते हैं, छोटी छोटी पट्टियां बनाकर उस पर इस चित्रकला को दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसे मुलायम सफेद पत्थर के चूर्ण और इमली के बीज से बने गोंद के साथ कपड़े के सतह द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका बेस कैसे तैयार किया जाता है वो बता रहा है। सबसे पहले किनारों को बनाने की के उपयोग से आकृतियों की रचना की जाती है और सपाट रंग भरे जाते हैं। सबसे पहले किनारे बनाए जाते हैं और उसके बाद से आकृतियां बनाई जाती है, फिर उसमें कलर किया जाता है। आमतौर पे सफेद, काला, पीला, रंग, लाल, जो चटक रंग है, इन कलर्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। चित्रण पूरा होने के बाद से चित्र को कोयले की आग के ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि उस पर थोड़ा सा चमक आ जाए और पानी प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाए, यानी पानी से उसको कुछ होना, तो इसके लिए एक और लास्ट में व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अ, रंग किस तरह के होते हैं, इनके जैविक रंग होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है काला को दीप से, जो दिया होता है उसको जला के काला रंग जैसे काजल बनाया जाता है। पीला और लाल रंग को हरी ताली और हिंगल पत्थर से, सफेद रंगों को शंख के चूर्ण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये सारे जो कलर्स होते हैं बेसिकली वो नेचुरल कलर्स का ही यूज कर रहे हैं। ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़, जिसे खरताड़ के नाम से जाना जाता है, पर चित्रित किया जाता है। यानी ये कपड़े पर चित्रित किया जा रहा है। बंगाल वाले रीजन में, उड़ीसा में कपड़े से शिफ्ट हो गया किस पर,
कागज पर, इसके अलावा बोल रहा है कि ताड़ के जो पत्ते होते हैं वहां पर भी इस चित्रकारी को उकेरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है राजस्थान की फड़ लोक कला। फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के ही पट्टचित्र होते हैं राजस्थान में जो हमें दिखाई देता है, जिसको फड़ चित्रकला बोल रहा है। जिस पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी क्या है, भील बेसिक ट्राइब्स होते हैं, जिस क्षेत्र से वो संबंधित है उसको बोल रहा है भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग जो है फड़ लोक कला को चित्रित करते हैं। यहाँ पर बेसिकली भील समुदाय के द्वारा लोक देवता, जो उनके अपने लोकल देवता होते हैं, उनको दर्शाया जाता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना है और ये ऐसी चित्रकारी उकेरते थे जहां पर देवताओं या लोगों के द्वारा, वीर बहादुरों के द्वारा मवेशियों को बचाया जाता था लूटने से, मारने से। तो बेसिकली ये प्रोटेक्टर है किसके, एनिमल्स के। तो ये उन्हीं लोगों की कहानियों को ज्यादा दर्शाया करते थे। ठीक है, आगे बताता है राइटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फड़ कला के बारे में दिखा रहा है किसकी, राजस्थान की। ओके, ये भी उसी तरह से कपड़े पर ही उकेरा जा रहा है। ठीक है, मूर्तिकला परंपरा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मूर्तिकला के बारे में बता रहा है। मूर्तिकला हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। मूर्तिकला में ये वही लुप्त मोम तकनीक की बात करता है जो हमने पढ़ा था कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की कांसे की मूर्तियां बनाते थे लुप्त मोम तकनीक के द्वारा। यहाँ पर उसी किसका यूज कर रहा है, डोकरा कास्टिंग। ठीक है, डोकरा कास्टिंग टेक्निक वही है, धातु मूर्ति बना रहे हैं उसी टेक्निक से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बस थोड़े से लेयर्स जो है वो डिफरेंट कर देता है। तो आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डोकरा कास्टिंग क्या है ना। लोकप्रिय मूर्तिकला परंपराओं में कांसे की ढलाई या सेरू पर्दू तकनीक से बनाई गई डोकरा या धातु की मूर्तियां छत्तीसगढ़ के बस्तर, लोकेशन क्या है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मिदनापुर, यहाँ पर हमें इस तरह की धातु मूर्तियां दिखाई देती है। और इस धातु की मूर्ति को बनाने के लिए लोकल लोग जिस टेक्निक का यूज कर रहे थे उसका क्या नाम था, डोकरा कास्टिंग। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा वाला है, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है। इसमें पिघला हुआ मोम विधि के माध्यम से कांसे की ढलाई शामिल है। तो वही है लुप्त मोम तकनीक का यूज। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पहले मोम जो है उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था ना कि जो मोम होता है, वैक्स होता है, मूर्ति को बनाया जाता है। फिर वैक्स तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, सूख गए वो मूर्ति बन गया। इसके बाद से गीली मिट्टी का इस पे लेप चढ़ा दिया, लेप चढ़ाने के बाद उसको धूप में सुखाया, धूप में सुखाने के बाद आग में पकाया, आग में पकाने के बाद से छेद करके अंदर का पूरा वैक्स लिक्विड हो गया, वो निकल जाएगा। और उसी हिस्से से किसको घुसा दिया, धातु को, कांसे को, पिघले हुए कांसे को घुसा दिया। और पिघला हुआ कांसा जो है अंदर मिट्टी के जो साँचा है उसके अंदर है, वो ठोस हो जाएगा, बाहर से मिट्टी को तोड़ देंगे, ऊपर से पॉलिश कर देंगे। तो इसी तरह की टेक्निक जो है उसको यहाँ पर यूज किया जाता है। और जो धातु कारीगर इस तकनीक का यूज करके, इस आर्ट फॉर्म का यूज करके, डोकरा कास्टिंग का यूज करके धातु की मूर्ति बना रहा है, उस कलाकार को क्या बोला जाता है, गढ़वा कहा जाता है। गढ़वा मतलब वो मूर्ति को गढ़ रहा है, इस वजह से इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता था, गढ़वा यूज किया जा रहा है। सभी के समझ में आ गया। तो गढ़वा आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो इस तरह के काफी सारे आर्ट फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। कभी आप जाइए वेस्ट बंगाल वाले हिस्से में तो वहां पर आपको इस तरह की धातु के केवल मूर्तियां ही नहीं बल्कि काफी सारे ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो भी आपको दिखाई देंगे। उधर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं जो इसी तकनीक से बनाया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। इसी को बहुत डिटेल से यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति क्या होती है, मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्तियों का जिक्र हमने कब डिस्कस करा था, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में हमें मात्र मृण मूर्तियां मिलती हैं, यानी कि फीमेल जो गॉडेस थी उनकी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। हालांकि वो अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बहुत ही अच्छे से नहीं बनाया गया था। देश भर में सर्वाधिक प्रचलित सर्वव्यापी मूर्ति कला मृण मूर्ति है, जो टेराकोटा का बनाया जाता था। आमतौर पे कुम्हारों द्वारा बनाए गए मृण मूर्ति मन्नत की पूर्ति पर स्थानीय देवताओं को चढ़ाए जाते हैं या अनुष्ठान और त्योहारों के दौरान उपयोग किए जाते हैं। आज भी आप देख लीजिए, जो भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अभी आप लोग मिट्टी की मूर्ति क्या घर में रखने के लिए तो जनरली कोई नहीं लाता होगा, लेकिन दिवाली पर देखिए सब लोग जाते हैं, क्या मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी की। या गणेश चतुर्थी में आप देखिए आजकल बहुत लोग फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं। पहले महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाया जाता था, तो वहाँ पे क्या है, गणेश जी को लेकर आते हैं मिट्टी की मूर्ति, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आजकल हम देखें तो आमतौर पर इसका प्रयोग इसी पर्पसली किया जाता है।
वे नदी किनारे तालाबों पे पाई जाने वाली जो स्थानीय मिट्टी होती है उस लोकल मिट्टी से बनाया जाता है। मृण मूर्तियों को स्थायित्व के लिए पकाया जाता है। उत्तर पूर्व में मणिपुर हो या असम, पश्चिम भारत में कच्छ हो, उत्तर की पहाड़ियां हो, दक्षिण में तमिलनाडु, गंगा का मैदान मध्य भारत, विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियां बनाई जाती है। तो पूरे नॉर्थ में आप कहीं पर भी घूम लो, अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन्हें ढाला जाता है, हाथों से बनाया जाता है, कुम्हार चाक पर भी बनाते हैं। और एक बार जब ये बन जाती है फिर इनको सुखाया जाता है, फिर इसमें कलर किया जाता है और आज हमें ये एक आर्ट फॉर्म पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट दिखाई देता है। ज्यादातर आकृतियां किसकी होती है? देवी देवताओं की ही आपको इसके अंदर आकृतियां दिखाई देती। कुछ कुछ इस तरह से खिलौने के रूप में भी बनाया जाता है जो लोग शौक से अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम देखते हैं देवी देवताओं की ज्यादा आकृतियां इसके अंदर उकेरी जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ खास इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं था जिसके बारे में हमें लिखना है। आपको सिर्फ इतना जानना है, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया, जिसमें 3 आर्ट फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले मधुबनी के बारे में थोड़ा-सा आपने जाना, नेक्स्ट हमने वर्ली के बारे में जाना, महाराष्ट्र में हमें दिखाई देता है। अगला हमने गोंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आस-पास के रीजन में हमें दिखाई देते हैं। बेसिकली इन तीनों आर्ट फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है वो हमने जाना। पट्ट चित्रकला के बारे में हमने डिस्कस किया। पूर्वी भारत में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी भारत में हम देखते हैं राजस्थान, गुजरात में पट्ट क्या है, कपड़े पे उकेरा जाता है, कागज पे उकेरा जाता है, ठीक है। किस तरह का इसका बेस बनाया जाता है, फिर इस पे नेचुरल कलर्स का यूज किया जा रहा है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का सेशन और आज के सेशन के साथ ही हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमने कवर कर दिया। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, पूरी प्लेलिस्ट में पढ़िए सारी वीडियोस। आप लोग एक बार वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद से जाके बुक को पढ़िएगा। और मैं चाहूंगी पर्सनली आप तभी कनेक्ट करेंगे जब आप इनका कोई भी ऐसा है कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, तो आप वहां से जाके छोटी छोटी इन टाइप्स की वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। आप उससे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब आपको रटने का चक्कर ही नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इजीली आप उसको आंसर दे पाएंगे जब आप उस आर्ट फॉर्म को खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, उन ट्राइब्स के बारे में आप देख पाएंगे। तो आपको ऑटोमेटिक लोकेशन वो सेट हो जाएगी, आपको उस आर्ट फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, उन ट्राइब्स के बारे में आप काफी कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मिलेंगे नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।